हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम हमारा जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000 उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 5 जो है आपका मोल कंसेप्ट एंड स्टाइकियोमेट्री, इसके हम एमसीक्यू आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ठीक है, मेक श्योर हो कि आपने ये चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ा हो। अगर ना भी पढ़ा हो तो एटलीस्ट वन शॉट वीडियो तो आपको देखी होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो अगर आपने इस चैप्टर का ज़रा सा भी कोई चीज़ नहीं पढ़ा है, ज़रा भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ना स्कूल में ना कोचिंग सेंटर में या कहीं भी, तो आप पहले जाइए किसी वेल रिप्यूटेड यूट्यूब पे किसी का वन शॉट देखिए वेल रिप्यूटेड टीचर का, उसके बाद आके ये सारे क्वेश्चंस आप लगाइए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? ए स्लैश में एन डैश इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बट ऑलवेज टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर यानी मैटर की सबसे छोटी यूनिट जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या होता है? तो यहीं से आपको सारी चीज़ों का आइडिया लग जाना चाहिए। मैटर में सबसे जो छोटी यूनिट होती है इसको आप कहते हैं एटम। ठीक है, ग्रुप ऑफ एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, एक या कई मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं, ऐसी भी चीज़ें आगे चलती चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कह दिया है ना, जो कह रहा है विच मे और मे नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, कह रहा है जो इंडिपेंडेंटली यानी सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकती है और या तो ग्रुपिंग करके एग्जिस्ट करेगी या किसी के साथ मिल के एग्जिस्ट करेगी नेचर में, और जो कि हमेशा केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो उसका नाम क्या है? एटम है। ठीक है, देखो एटम की यहाँ पे 3 खासियत बताया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकती है या किसी के साथ मिक्स होकर नेचर में एग्जिस्ट करेगी, दूसरी खासियत ये बताया है। तीसरी खासियत बताता है कि केमिकल रिएक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करेगी। तो 3 खासियत बताया है, वो किसके बारे में बताया है? एटम के बारे में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? द रेशियो ऑफ सर्टेन मास ऑफ अ गैस और वेपर टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इट्स। अब देखो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। वेपर डेंसिटी नाम की एक चीज़ होती है। क्या होता है? वेपर डेंसिटी। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मॉलिक्यूलर, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, एनी गैस, ठीक है, कोई भी गैस का मॉलिक्यूलर मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मतलब H2 ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि इन दोनों गैस का वॉल्यूम सेम होना चाहिए और अंडर सेम कंडीशन ली गई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है आपकी? लिख देता हूँ, देखो कंडीशन क्या है। ठीक है, बोथ गैसेस यानी आप जो ऊपर गैस लोगे चाहे जो सी लो और नीचे जो हाइड्रोजन है, बोथ गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। और क्या है? और सीधा सीधा है कि टेम्परेचर और प्रेशर भी दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, शुड ऑल्सो बी सेम। तो अगर ऐसी हमारे पास गैसें हैं जिनका दोनों का वॉल्यूम भी सेम है और दोनों की कंडीशन भी सेम है, यानी टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पे सेम लग रहा है, तो जब हम ये वाला रेशियो लेते हैं तो इसको कहते हैं वेपर डेंसिटी। यानी जब उसके मास का रेशियो लेते हैं इस कंडीशन पे, दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हुए, तो उस चीज़ को कहते हैं हम वेपर डेंसिटी। इसको और थोड़ा देखो फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। वीडी का मतलब वेपर डेंसिटी, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, समझना। अच्छा, H2 का जो मास होगा वो कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास 1 AMU होता है एटॉमिक मास यूनिट में, या 1 ग्राम कह लो। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से ये रिलेशन मिलेगा
कि वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। समझ में आया? ये चीज़ होता है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा था, द रेशियो ऑफ सर्टेन मास ऑफ अ गैस और वेपर टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इट्स वेपर डेंसिटी। वही चीज़ मैंने आपको बताया, उसको डेफिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, कि अगर दो गैस के मास को अगर हम रेशियो लेते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर में हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ऐसे रेशियो को हम क्या कहते हैं? वेपर डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है व्हाट इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने उसके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है मॉलिक्यूल में, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या दर्शाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको भी देखो एक एग्जांपल के जरिए मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे अगर हम बात की जाए ग्लूकोज की, किसकी? ग्लूकोज की, ग्लूकोज की। ओके, तो देखो समझना, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है, ठीक है, ग्लूकोज के दो फार्मूले बता रहा हूँ। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा, क्या होगा? एम्पेरिकल फार्मूला वो जो है, इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो लेंगे। यानी अगर हम 6, 12 और 6 को 6, 12 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, यानी सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, 6 ही है, 6 है। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे जब तीनों को 6 से, तो आपको मिलेगा C1H2O1। और 1 को अगर इग्नोर कर दें तो आप क्या लिख सकते हो? CH2O। तो देखो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये है, जहाँ पे एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो शो किए जा रहे हैं। एम्पेरिकल फार्मूला में क्या होता है? जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स थे उनका सिंपलेस्ट रेशियो शो किया जा रहा है। दोनों में फ़र्क है। समझ में आया? मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बता दिया, एम्पेरिकल फार्मूला भी बता दिया। क्या लिखा था? व्हाट इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम इन अ मॉलिक्यूल। कंस्टिट्यूएंट एटम किसी भी मॉलिक्यूल का अगर लिखा हुआ है तो उसको आप क्या कहोगे? उसको कहोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर सिंपलेस्ट रेशियो लिखा रहता है तो उसको कहते एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखा है इफ़ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला। कह रहा है अगर दो कंपाउंड का सेम एम्पेरिकल फार्मूला है बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन दोनों का डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला है, दे मस्ट हैव, तो उनका क्या होगा? सेम विस्कोसिटी होगी, सेम वेपर डेंसिटी हो गई, डिफरेंट परसेंटेज कंपोजिशन होगा या डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास होगा। देख लेते हैं, चलो इसको भी एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ इसी पेज में। ठीक है, समझना। अब देखो समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, इथीन का। ठीक है, और एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं पेंटीन का। इथीन पेंटीन क्या है अभी देख लो। C2H4 ये इथीन है और C3H6 क्या है? पेंटीन है। ये बेसिकली जो है एल्केन जो होता है, या आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं क्लास 9 में या कभी भी, लेकिन जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसमें एक एल्कीन आता है। ये तो एल्कीन का है, जाहिर सी बात है। एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये सिर्फ एग्जांपल के जरिए समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर ये ना भी आता तो ऐसा समझ लो कि एक कंपाउंड है C2H4 है, इसको आप इथीन कहते हो। एक कंपाउंड पेंटीन है, C3H6 है। क्या होता है? एल्कीन होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इतनी चीज़ जान लो। ये तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा CH2। दोनों को 2 और 4 है, दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो C1 आएगा, H2 आएगा। C1 को इग्नोर कर दिया तो CH2 लिख दिया। ठीक है, ये इसका है एम्पेरिकल फार्मूला EF, और ये है आपका MF मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, इसका MF क्या दिया है? पेंटीन का C3H6। EF क्या हो जाएगा? वही है 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। डिवाइड कर दो तो हो जाएगा CH2। अब देखो समझना, दोनों का एम्पेरिकल फार्मूला सेम है लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिखा था? इफ़ टू कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पेरिकल फार्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला दे मस्ट हैव।
अगर दो कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, जैसा कि इस एग्जांपल में था, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो इसमें से ले दे कि एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा कि उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, नहीं यकीन है तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक कार्बन का 12 होता है और एक हाइड्रोजन का 4 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास mm 2 × 12 प्लस में 4 × 1, 1 मिनट, 4 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, हो जाएगा 24 प्लस में 4, आंसर कितना आ गया? 28 आ गया। चाहे ग्राम लिख लो चाहे AMU लिख लो। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? C3H6 है, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 6, सॉरी एक हाइड्रोजन का 1, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 36, 3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 1 से करेंगे 6 आएगा, आंसर कितना आ गया? 42। अब समझ में आया आपको अच्छे से? एम्पिरिकल फार्मूला अलग है, एम्पिरिकल फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग है। ऐसा कब होगा? जब दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी अलग होगा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लिखा है द फार्मूला विच गिव्स द सिंपल रेशियो ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड। ये तो अभी बताया था। अगर एक्चुअल नंबर दिखा रहा है कंस्टिट्यूएंट एटम का किसी भी फार्मूले में तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। अगर सिंपल रेशियो दिखा रहा है तो एम्पिरिकल फार्मूला बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो द करेक्ट फार्मूला। अब देखो वही चीज़ है, वेपर डेंसिटी का आपको फार्मूला बताया था ना अभी, बस वही चीज़ है। देखो वही वाला पेज दिखा देता हूँ, क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास अपॉन में 2 है, 2 को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इंटू में 2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हो ना? अब देख लो कहाँ पे प्रेजेंट है। मॉलिक्यूलर वेट कहो या मास कहो, बात सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू में वेपर डेंसिटी, यही तो होगा ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा है। लिखा है द एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O एंड 180 ग्राम रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। अब देखो ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें बतानी होगी, मुझे बता देता हूँ। देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सिंपल सा एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला MF इज इक्वल टू होता है N इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला। ये सिंपल सी डिफिनेशन है, आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, N कैसे निकालते हैं देख लो। मॉलिक्यूलर मास लोगे अपॉन में एम्पेरिकल मास ले लोगे, बस ऐसे निकालते हैं। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला एंड द मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड आर CH2O। CH2O एम्पेरिकल फार्मूला आपको दे दिया है। अच्छा, एम्पेरिकल फार्मूला आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? CH2O। अगर एम्पेरिकल फार्मूला दिया है तो एम्पेरिकल मास भी निकाल सकते हैं। अरे इसी का मास निकाल देंगे, बस वही एम्पेरिकल मास कहलाएगा। तो हो जाएगा 12 प्लस में 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 हो जाएगा, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा ऑक्सीजन का। ये बात आपको थोड़ी बहुत जो एलिमेंट के मास है वो आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 से लेकर 20 तक, जिनका एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक हो। 12 प्लस में 2 प्लस में 16, 12 और 2 14, 14 और 16 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी एम्पेरिकल मास आपके पास 30 आ गया। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में दे दिया है 180 ग्राम, तो N की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से। मॉलिक्यूलर मास 180 ग्राम है, एम्पेरिकल मास 30 है, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3 6 जा, N की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आप निकाल लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा देखो ज़रा, N की वैल्यू 6 आ गई ना यहाँ पे, तो 6 इंटू में एम्पेरिकल फार्मूला कितना था देखो, CH2O, तो CH2O। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ से नंबर है ना, इसकी सबस्क्रिप्ट में जो जो भी लिखा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। C की सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, ये तो आप समझ सकते हो। 1 को ले जाकर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो C 6 हो जाएगा। H की सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। O की सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 होगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो O6 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया? C6H12O6। ओके, ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट हो गया। ओके, अब देखिए 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। नैप्थलीन कंटेन 93.75% कार्बन एंड द रेस्ट हाइड्रोजन।
मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेप्थलीन इज 128, फाइंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बताता हूँ। देखो एक मिनट। अब देखो नेप्थलीन में 93.7% कार्बन है, 93.7% क्या है, कार्बन है, और बचा हुआ हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन कितना होगा बताओ, 100 में से माइनस कर लेंगे, टोटल परसेंटेज 100 होता है, 100 में से 93.75 माइनस कर लेंगे, आंसर कितना आएगा 6.25% कार्बन। अब ये जो परसेंटेज है ना, ये पूरा ओवरऑल 100 हो गया है, तो अब इसी को आप डायरेक्ट मास मान लोगे। क्या मान लोगे, मास। 93.75 ग्राम कह लो या एमयू कह लो कार्बन है, और 6.25 ग्राम कह लो या एएमयू कह लो एटॉमिक मास यूनिट, ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। ऊपर हाइड्रोजन होगा, कार्बन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद ये है स्टेप नंबर 1 कि पहले आप मास लिखो। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप है कि इसको आप नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करोगे, नंबर ऑफ मोल में। नंबर ऑफ मोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी आपके पास मास है ना, उसको इस एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ठीक है। इसका एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 93.75 को आप क्या करोगे, बेसिकली 12 से डिवाइड कराओगे, ठीक है। 93.75 को आप क्या करोगे, 93.75 को आप डिवाइड करा दोगे किससे बेटा, 12 से, तो आंसर आएगा 7.81 या 7.8 ही कह लो सीधा सीधा, और ये क्या आ जाएगा आपका 6.25। पहला स्टेप तो बता दिया, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, जो भी मास आपके पास गिवन होगा अपॉन में एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हो, उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब देखो इसके बाद समझना आप, थर्ड स्टेप में निकालते हैं रेशियो। रेशियो कैसे निकालते हैं देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा ना, उससे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन है, 6.25 है। 6.25 को 6.25 से दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी 7.8 को भी 6.25 से डिवाइड करेंगे, 6.25 को भी 6.25 से डिवाइड करेंगे। चलो 7.8 को जब आप डिवाइड करोगे 6.25 से, तो आंसर आएगा तकरीबन आपका, देख लो 1.248 आएगा तकरीबन। और जब आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे तो ये आंसर हो जाएगा 1.25। यही है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। थर्ड वाली गिनती देखो पॉइंट के बाद, पॉइंट से राइट हैंड साइड में 5 हो या 5 से बड़ी होगी तो सेकंड वाली गिनती में 1 ऐड कर दोगे, तो 4 में 1 ऐड कर दिया, 1.25 हो गया। ये तो डायरेक्ट चला जाएगा 1 टाइम्स में, यानी 1.25 और 1। अब देखो ये अभी भी सिंपल रेशियो निकला नहीं है, आप काफ़ी हद तक करीब पहुंच गए हो। अब कुछ नहीं करना आपको, बेसिकली इसको डिवाइड कर देना है। ये कार्बन का नंबर है, ये हाइड्रोजन का नंबर है। कार्बन क्या है 1.25 है, हाइड्रोजन का कितना है 1 है। पॉइंट के बाद 2 गिनती है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ा दिया, पॉइंट के बाद 2 गिनती थी, 2 0 बढ़ा दिया। 25 से डिवाइड कर दो, 25 5 जा 25 4 जा, आंसर कितना आ गया 5/4, यानी कार्बन कितना हो गया आपका 5 हो गया। समझो पहली बात, कार्बन 5 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। अब समझ में आया, ये आपका निकल के आ गया आंसर, ठीक है। वो भी आंसर में क्या आया है, ये आपका आया है एम्पिरिकल फॉर्मूला, समझ रहे हो ना, ये देख लो अच्छे से, ओके। चलो ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या लिखा है, समझिएगा थोड़ा सा। लिखा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन CuSO4.5H2O। आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। परसेंटेज ऑफ वाटर निकालने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, देखिए आप पहले इस पूरे का वेट निकाल लोगे, इसका पूरे का वेट निकाल लोगे। अब देखो कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 का कितना हो जाएगा 4 × 16 प्लस में 5 × में हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। और 63.5 प्लस में 32 प्लस में 4 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे 64 आ जाएगा, 2 + 16 18 हो जाएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे 90 आ जाएगा, प्लस कर दो सबको, ठीक है। 90
प्लस में 64 आएगा 154, प्लस में 32 आएगा 186, प्लस में 63.5। आंसर कितना आया? 249.5 तकरीबन। ठीक है, अगर आप 63 लेते हो इसको तो 249 आ जाएगा। ठीक है, इट्स अप टू यू। आपसे वाटर का पूछ रहा था, वाटर यहाँ पर इतना है और यही चीज़ सॉल्व होने के बाद कितना आ गया था? इतना आ गया। ठीक है, आपसे परसेंटेज ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो वाटर का मास कितना है? 90 है। टोटल मास कितना आया है? 249.5 इंटू में 100। सॉल्व कर लो इसको, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो और पड़ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 9 1 ज़ा 9, 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा दोगे ऊपर, अपॉन में 2495। अब चाहे डायरेक्ट डिवाइड करो, चाहे 5 से रिड्यूस करके डिवाइड करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, 2495 से डिवाइड कर देंगे। आंसर कितना आ गया आपका? 36.07%। ऑप्शन में कहाँ है? यहाँ पर है। 07 को हटा दिया गया है, सिर्फ 36% दिया है ऑप्शन में। समझ में आया ना अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्या लिखा है? द वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आप कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर कर देता हूँ, सॉल्यूशन देख लो। पहले आप CO2 का क्या करोगे? मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। ठीक है, क्या निकालोगे? mm, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 × 16, तो 12 प्लस 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, प्लस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा? 12 में 32 44 AMU कह लो या ग्राम कह लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का फुल फॉर्म क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, वेपर डेंसिटी क्या होता है? वेपर डेंसिटी होता है कि मोलर मास अपॉन में 2, अभी बताया था। ठीक है, फॉर्मूले में मोलर मास कितना है? 44 है, 2 से डिवाइड कर दोगे, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। आंसर कितना आ गया? वेपर डेंसिटी आपका 22 आ गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ गैस विद वेपर डेंसिटी 15 एंड एम्पिरिकल फार्मूला CH3 इज। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपसे पूछा है, वेपर डेंसिटी दे दिया गया है। अब देखो आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। देखो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। वेपर डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 15, तो मोलर मास अपॉन में 2 को इधर भेज देंगे, 15 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मास कितना आ गया बेटा आपका? 30 आ गया। ठीक है, मोलर मास कितना आया? 30 आ गया। उसके बाद आप यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू क्या होता है? मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, कितना दिया है? CH3 दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? CH3 दिया हुआ है। साइड में देखो, अगर एम्पिरिकल फार्मूला CH3 दिया है तो एम्पिरिकल मास तो आप निकाल सकते हो। एक कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, प्लस खाइए, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, प्लस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 15। यहाँ पे रख दो। मोलर मास यहाँ पे 30 आया है, एम्पिरिकल मास 15 है। सॉल्व कर लो, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। समझ गए? अगर n की वैल्यू 2 आ गई तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल सकते हो। आप मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? MF, n इंटू में EF। n आपका 2 है, एम्पिरिकल फार्मूला कितना था? CH3 था, तो CH3, C2 हो जाएगा और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, H6 हो जाएगा। समझ में आया अच्छे से? C2 H6 कहाँ है? ऑप्शन नंबर A में मौजूद है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद लिखा है कंपाउंड विद एम्पिरिकल फार्मूला AB2 हैज़ द वेपर डेंसिटी इक्वल टू इट्स एम्पिरिकल फार्मूला वेट, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है बहुत अलग क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। दोनों में फ़र्क है, दोनों समझिएगा। ठीक है, देखो बेसिक्स वही रहेगा जो हमारा अभी तक चलता हुआ है। यहाँ पे बस ये कह दिया है कि वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल फार्मूला वेट या एम्पिरिकल फार्मूला मास दोनों सेम है। तो देखो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2 होता है। क्वेश्चन में कह दिया है कि मॉलिक्यूलर डेंसिटी वेपर डेंसिटी और एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फार्मूला वेट का है ना, या एम्पिरिकल उसको मास भी कह सकते हैं। देख लो क्वेश्चन में,
इम्पेरिकल फार्मूला वेट को आप इम्पेरिकल मास भी तो कह सकते हो। इम्पेरिकल फार्मूला का वेट है यानी इम्पेरिकल मास है, ये दोनों बराबर है। तो वी डी की जगह आप ई एम रख सकते हो, रख दो ई एम इज इक्वल टू एम एम अपॉन में 2। इम्पेरिकल मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। 2 को इधर भेज दो, 2 इधर चला गया तो हो जाएगा एम एम अपॉन में ई एम। ये कोई और फॉर्मूले की याद नहीं दिला रहा आपको। एन की वैल्यू क्या होती है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इम्पेरिकल मास ही तो होती है, ठीक है। इसको इससे कंपेयर कर दो तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर एन की वैल्यू 2 आ गई है तो इसके बाद आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एन इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला, तो हो जाएगा 2 इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, AB2 है, तो हो जाएगा AB2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा A2, 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो A2B4 हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन में होगा A2B4, ऑप्शन नंबर बी में। ओके चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। अ कंपाउंड विद एम्पेरिकल फार्मूला AB हैज़ वेपर डेंसिटी 3 टाइम्स इट्स एम्पेरिकल फार्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी। सेम टाइप का क्वेश्चन है बस 3 टाइम्स यहाँ पे कह दिया है। चलिए कर लेते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में 2। क्वेश्चन में क्या कहा है कि वेपर डेंसिटी जो है वो 3 टाइम्स है इम्पेरिकल फार्मूला वेट के। यहाँ पे वेट होगा तभी निकाल पाएगा, ठीक है, इम्पेरिकल फार्मूला वेट के, ठीक है। तो 3 टाइम्स है यानी 3 टाइम्स ऑफ इम्पेरिकल मास है। इम्पेरिकल फार्मूला वेट को आप इम्पेरिकल मास भी कह सकते हो। वी डी की जगह उठा के पुट कर दो, ठीक है ना, तो हो जाएगा 3 इंटू में ई एम इम्पेरिकल मास इज इक्वल टू एम एम अपॉन में 2। 2 इधर आएगा, शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 2 3 6 इज इक्वल टू एम एम अपॉन में ई एम। एन क्या होता है, एम एम अपॉन में ई एम का रेशियो ही तो होता है ना। देखो मैंने लिख के भी बता दिया है, ठीक है। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से 6 आ गई। समझ में आया अच्छे से। अब देखो इसके बाद समझो, आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा एन इंटू में इम्पेरिकल फार्मूला। एन कितना आया आपके यहाँ, 6 आया है। इम्पेरिकल फार्मूला कितना आ गया है, AB। ओके मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा A6B6। समझ में आया बेटा अच्छे से। ओके तो A6B6 आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन ब्लू विट्रॉयल क्रिस्टल। कॉपर का परसेंटेज ब्लू विट्रॉयल क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। तो आसान है, देख लो। ब्लू विट्रॉयल क्रिस्टल का मतलब है कि CuSO4.5H2O। इसी वीडियो में हमने वाटर का परसेंटेज निकाला था, अब कॉपर का निकाल लेंगे, ठीक है। देखो परसेंटेज ऑफ कॉपर Cu, कॉपर का मास होता है 63.5। इसका टोटल मास कितना आया था, 249.5 आया था, इंटू में 100 कर देंगे। पॉइंट के बाद एक गिनती, पॉइंट के बाद एक गिनती, ख़त्म। 635 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 63500 अपॉन में 2495। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 63500 को डिवाइड कर देंगे 2495, आंसर कितना आ गया, 25.45%। कौन से ऑप्शन में मौजूद है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए में। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और थोड़ा सीरियस मोड पर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो भी इससे बेनिफिट उठाना चाहता है वो उठा सकता है, ठीक है। मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू।